नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी दर्शकों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी दर्शकों को किस लिए कह रहा हूं, अब छठ सिर्फ बिहार में नहीं मनाया जाता, पूरे देश में ही नहीं, दुनिया भर में अब छठ मैया की धूम है। यह त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, जो छठ से वाकिफ नहीं है वो भी आपको बता दूं। यह परिवार, पति, संतान, उनकी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, और यह पवित्रता का, साफ सफाई का त्योहार है। लेकिन इस त्योहार पर भी जमकर राजनीतिक प्रदूषण हुआ है, और कहीं नहीं, देश की राजधानी, देश के दिल्ली में 2 दिन पहले छठ पर्व की शुरुआत हुई। इसे नहाए खाए कहते हैं। औरतें अमूमन घर पर भी नहाकर, खाकर और इस पर्व की शुरुआत करती हैं। कुछ लोग नदी में डुबकी भी लगाने आते हैं, और कुछ महिलाएं आई भी दिल्ली में यमुना में डुबकी लगाने के लिए। और क्या तस्वीरें मिली। ये जो झाग दिख रहे हैं ना, ये कोई मैं रोमांचित करने वाली कोई बड़ी ही सुंदर तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। यह प्रदूषण के झाग हैं। इतनी गंदी हो चुकी है यमुना नदी। पर आस्था है, औरतों ने डुबकी लगाई, पर्व की शुरुआत की, और साथ ही साथ राजनीतिक प्रदूषण, राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका, सीधे आरोप लगा दिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर कि आप यमुना की सफाई नहीं कर सकते। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, यमुना को साफ करने की कुव्वत नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं, यह प्रदूषण तो हरियाणा से आ रहा है। अभी ये मैं पूरी आपको पोल पट्टी खोलूंगा। ये राम तेरी गंगा मैली, पता नहीं कितने साल पहले एक फिल्म बनी थी। मैं स्कूल में था। 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी कि गंगा को जी पवित्र करेंगे, साफ कर देंगे। उसके 7 साल बाद 1993 में मैं कॉलेज में आ गया था। यमुना एक्शन प्लान भी शुरू हुआ। देखिए क्या कमाल का एक्शन प्लान है। 2014 में नमामि गंगे योजना की गाजे बाजे के साथ शुरुआत हुई। मकसद वही, वो गंगा एक्शन प्लान हो, यमुना एक्शन प्लान हो, नमामि गंगे हो। प्रदूषण मुक्त करेंगे अपनी नदियों को। लेकिन प्रदूषण तो हर साल बढ़ता जा रहा है। और यह आस्था का क्योंकि मामला था, तो मनोज तिवारी अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के 2 बार के सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, पहले वो सुनिए। जितने लोगों को आप छठ व्रतियों को रोकने में लगे हो, उतने लोगों को लगा देते तो ये कूड़ा साफ होता। डिजास्टर, वेयर इज डिजास्टर मैनेजमेंट? अब डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पर है? ये DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई थी छठ पूजा पर। DDMA ने 30 सितंबर को अपने आदेश में यमुना किनारे समेत सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा समारोह के आयोजनों पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने हो हल्ला किया, तो 29 अक्टूबर को यमुना के किनारे को छोड़कर निर्धारित स्थलों पर छठ समारोह मनाने की अनुमति दे दी गई। तो वो निर्धारित स्थल, अब आरोप लगे, हड़बड़ाई दिल्ली सरकार, बैरिकेडिंग कर दी यमुना के किनारों की। कई जगह पर वो वुडन जो बाउंड्रीज होती हैं वो लगा दी गई कि भाई जहां निर्धारित स्थल हैं वहां पर महिलाएं आएंगी और आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है।
बाकायदा पानी में खड़े होकर, डुबकी नहीं लगाई जाती, पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और कल उगते सूरज को अर्घ देकर समापन होता है इस पर्व का। तो आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ देना था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? अर्घ देने की बात छोड़िए, एक और सांसद बीजेपी के प्रवेश वर्मा, वो पहुंच गए यमुना घाट आईटीओ पर। वहां बैरिकेड्स लगे हुए थे और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए कि अरे भैया, लोगों को छठ मनाने से कैसे रोका जा रहा है? समझिए, पहले प्रदूषण का हवाला दिया गया कि इतने प्रदूषित पानी में क्यों छठ मनाई जाए, फिर पाबंदियां लगाई गई हैं, प्रतिबंध है कुछ इलाकों में जाने पर, तो वहां बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या कहा जाता है वो सुनिए। अपने सारे कार्यकर्ता सारी रेड लाइट पर खड़े कर रखे सिविल डिफेंस के लोग, और उनको दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, उन सबको यहाँ पे अपना घाटों पर लगाना चाहिए था, तो आराम से माँ बहनें आती, व्रती आती और वहाँ यहाँ पे आराम से पूजा हो पाती, मगर उन्होंने चिंता नहीं करी। तो चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है कि लोग कैसे अपने ये सारे त्योहार मनाएं। तो देखिए, आस्था निजी एक चीज है, आपकी आस्थाएं हैं, मेरी आस्थाएं हैं, पर यहां आस्था को भी एक औजार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से। यह सबसे गंभीर बात है। दिवाली का भी जिक्र कर दिया। कुछ हाई कोर्ट्स ने पटाखे फोड़ने पर, पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन पटाखे फोड़े गए, हवाला दिया गया यह हमारी आस्था का मामला है। हालांकि वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहीं भी पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है, दिए जलाने का बिल्कुल है। लेकिन पलटकर भी देखिए, केरला में कोरोना के टाइम पर बड़ी तालियां बजाई गई, केरला मॉडल का जिक्र किया गया कि देखिए कोविड में किस तरह से पाबंदियां लगाई जाती हैं, किस तरह से अनुशासित रहा जाता है और नंबर्स कम किए जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रम आया, खुली छूट दे दी गई। कहीं नमाज के बहाने, कहीं पूजा के बहाने। आस्था राजनीतिक औजार के तौर पर भी देश में इस्तेमाल होती आई है। लेकिन जो मुख्य सवाल है, मैंने गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे का जिक्र किया। नमामि गंगे जून 2014 में शुरू हुई यह योजना, बड़ा जिक्र किया जाता है इसका। 20,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया था। कितने पैसे इस्तेमाल हुए? 2014-15 में जब शुरुआत हुई 2053 करोड़ अलॉट किए गए, इस्तेमाल हुए 326 करोड़। 2017-18 में 3023 करोड़ आवंटित किए गए, इस्तेमाल हुए 1423 करोड़। कुल मिलाकर साल 2021-22 का भी बजटरी प्रावधान आपके सामने पेश कर दूं तो 15,074 करोड़ अलॉट हो गए हैं, इस्तेमाल 10,700 करोड़। टारगेट था 20,000 करोड़ का। नदियां वैसी की वैसी। 2013 में मैं कुंभ मेले में, इलाहाबाद था तब, अब प्रयागराज हो गया है, वहां गया था और एक मैंने शो भी किया था गंगा किनारे से ही, देश के टॉप जो संत हैं, और उनसे मैंने सिर्फ एक निवेदन किया था कि हर कोई गंगा में डुबकी लगाता है, गंगा जल हम अपने घरों में रखते हैं, मैं भी रखता हूं। मैंने कहा जल का एक गिलास गंगा जल का आचमन कर लीजिए। किसी ने नहीं किया था, क्योंकि वो पानी काला और लाल, उसमें इतना प्रदूषण था। मुख्य मुद्दे पर हम कभी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आस्था के नाम पर राजनीतिक प्रदूषण और गंगा और यमुना कभी साफ भी होंगी?
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश शर्मा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा जैस्मीन शाह, राजेंद्र सिंह हैं, जाने माने वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं, मैग्सासे पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, पानी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है राजेंद्र भाई ने, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत हड्डियां तोड़वाई हैं। रमा रौता हैं मेरे साथ, एक्सपर्ट मेंबर रह चुकी हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की, और मनु भटनागर प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं नेचुरल हेरिटेज डिवीजन इंटैक के। तो गोपाल बाबू, यमुना प्रदूषित है, कोई इसमें शक शुबा नहीं। प्रतिबंध लगाता है डीडीएमए, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, पर अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लोगों को जाने से रोका जाता है, तो क्या बैरिकेड तोड़ दिए जाएं और जबरदस्ती गंदे पानी में ही डुबकी लगवाई जाए? नहीं, देखिए, यह जो बात है, यह विषय दिल्ली सरकार और उनका है कि क्यों इस तरह से जो यमुना को प्रदूषण से रोकना, जो है यमुना के प्रदूषण को खत्म करना है, कितने सालों से इस सारे प्रयोग को चल रहा है। आप देखिए ना, कुंभ का भी आयोजन हुआ था ना, कुंभ में भी यही यमुना जाती है। इस तरह से योगी जी ने उस सारे आयोजन को किया, वहां पे लाखों करोड़ों लोगों ने स्नान किया। तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस चीज को आप आयोजन, जो धार्मिक आयोजन है, उसके लिए तैयारी करो, बस रोक देंगे आप और मंदिर में जाके तिलक लगाएंगे। तो आप केवल राजनीति के अनुसार ही सब चीजें देखेंगे क्या? वोट बैंक दिल्ली सरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ मंदिर जाते हैं, आस्था लगाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं रामचंद्र मंदिर, मेरी नानी कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए राम का, फिर कहते हैं मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि राम किसी के है नहीं। तो यह पूरी तरह से जो राजनीति करना चाहती है दिल्ली सरकार, आप सरकार, और अपना काम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके लोग हैं 3-4, वो पंजाब में भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो गोवा में भी लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी पूरी जगह इलेक्शन लड़ेंगे। काम क्या करेंगे आप? फ्री में बिजली पानी बांटेंगे। अच्छा, आपके यहां तो अलग अलग आदमी लड़ते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर जगह जाते हैं स्टार प्रचारक बनके? सब अलग काम करते हैं और अपने काम में कोताही डालते हो, तो आप बताइए, फिर तो हम उनको भी प्रश्न करेंगे। नहीं, मेरा सवाल, मूल सवाल ये था गोपाल बाबू, मेरा सवाल, मूल सवाल ये है, ये लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ है, प्रदूषण की तो तस्वीरें भयावह हैं, मैं जिम्मेदारी पर आता हूं, पर ये लड़ाई नहीं, ये प्रदूषण के खिलाफ है या राजनीतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है? नहीं, ये मानसिकता के खिलाफ है दिल्ली सरकार की, कि क्यों नहीं आयोजन के लिए प्रॉपरली आपने इंतजाम किए। कोई एक बार का आयोजन था क्या? कितने सालों से पता है, हर साल होता है, डेट भी फिक्स है। जैसे योगी जी ने कुंभ के आयोजन के लिए पूरी प्रबंध किए, जैसे और आयोजनों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए उसको प्रबंध करेंगे। तो जहां पर प्रदूषित है, मैं अभी आ रहा हूं, जैस्मिन शाह पर पूछूंगा ये सवाल, तो पर जहां प्रदूषण है वहीं पर बैरिकेड तोड़कर जबरदस्ती डुबकी लगवाई जाए, उससे आस्था पूरी हो जाती है। नहीं, क्यों नहीं ठीक किया? यही प्रदूषित यमुना तो प्रयागराज में भी जाती है, कैसे कुंभ का मेला हो गया? करोड़ों लोगों के पानी में डुबकी लगाई है, आचमन किया है आपने पानी का? हाँ, मैंने किया है, आचमन किया है, 4-5 बार रहा हूं मैं, 4-5 दिन रहा था इस बार। नहीं रहे, आचमन किया मतलब पिया वो पानी? आचमन किया, ये मेरी आस्था की बात है। बहुत बहादुर आदमी है, बड़े से बड़े संत थे मेरे साथ, 2013 की बात कर रहा हूं, किसी ने पानी की एक घूंट नहीं पी। कट गया फोन। अच्छा, अभी फोन कट गया। जैस्मिन शाह, पर भाई छठ की तो तारीखें पता होती है ना कि छठ कब आएगी, आप छुट्टी का भी घोषणा करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं विजुअल्स देख रहा था न्यूज रूम में, अरविंद केजरीवाल भी किदवई नगर में छठ मैया की पूजा करते हुए दिखाई दिए। तो यमुना में डूबते सूरज को अर्घ देना है, ये तो मालूम है आपको, तो यमुना का पानी साफ क्यों नहीं था? जैस्मिन, सवाल आपसे है।
जैस्मिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन ठीक कीजिए जैस्मिन का। मुकेश शर्मा, आपको यह समझ में आ रहा है यमुना प्रदूषित है? यह क्यों प्रदूषित है? तारीखें आपको मालूम हैं, लेकिन प्रदूषित है। बैरिकेड लगाए जाते हैं, कुछ इलाके तय किए जाते हैं कि सिर्फ ये निर्धारित स्थल हैं, लेकिन नहीं, हमें तो डुबकी लगानी है, जहां हम चाहेंगे वहां डुबकी लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको खेल? संदीप जी, हाँ संदीप जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से आस्था के छठ के महापर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा रखी है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और छठ आस्था का पर्व है। दुर्भाग्य यह है कि अब छठ पर राजनीति होने लगी है। 15 साल जब दिल्ली में हमारा शासन था, ये यमुना यहीं थी। जितने प्रदूषित नाले यमुना में आज डलते हैं, उससे ज्यादा नाले शायद उस वक्त डलते थे। उसके बाद हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बनाए। हमारे लगातार प्रयास जारी थे। मैं इसमें 2-3 बातें अनुरोध के तौर पर कहना चाहता हूं। यास्मीन शाह जी और जितनी यहां एक्सपर्ट टीम बैठी है और भाजपा के नेता देश को और दिल्ली की जनता को यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि दिल्ली की जो ड्रेन, जो गंदे नाले यमुना में डलते हैं, या यमुना जो डिसिल्टिंग हर 6 महीने गाद निकाली जाती है, जिस छठ का मतलब भी मिट्टी निकाली जाती है। हम लोग अलग अलग त्योहारों पर संदीप जी, हम और आप अपने अपने गांव में जाकर जोड़ की तालाब की मिट्टी निकालते हैं उसको गहरा करने के लिए। जो गाद निकाली गई है, कितने मीट्रिक टन गाद दिल्ली के प्रदूषित नालों से या यमुना से निकाली गई है, उसका जवाब दिल्ली सरकार, भारत सरकार, डीडीए में लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, ये आप सिर्फ आज मौजूदा सरकारों से पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए मुकेश शर्मा, 1986 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। 1993 में यमुना एक्शन प्लान निकला क्या? गंदे नाले हैं ये नदियां। मैं आ रहा हूं ना। देखिए संदीप जी, इस पे मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान पर दिल्ली के अंदर हम 1986 में नहीं आए, हम 1993 में शासन में आए थे। 1998 में शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी। हमने दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और जो हम प्रयास कर सकते थे हमने उसमें किए हैं। नमामि गंगा भारत सरकार की योजना है। मैं बाकायदा 15 साल 20 साल सिस्टम में रहा हूं, 5 साल विपक्ष में, 15 साल सत्ता में। मैं आपको अदब के साथ कहना चाहता हूं, इसके 3 कारण है आज यमुना प्रदूषित होने के। एक तो जो गंदे नाले इसमें डलते हैं, उनकी गाद निकाली जाती है, वो गाद कागजों में निकाली गई है, भारी भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। यमुना की और नालों की सफाई पिछले 3 साल से नहीं हुई है, ये सारी दिल्ली जानती है। दिल्ली में एक आदमी खड़ा होकर कह दे। आपने एक बड़ा वाजिब सवाल अभी उठाया था अग्रवाल जी से कि क्या आपने आचमन किया था कुंभ मेले में? जनाबे आली, ये लोग आचमन नहीं करते हैं। आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के अलावा ग्राउंड पर, जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। ठीक है जैस्मिन शाह, ठीक है मुकेश भाई। जैस्मिन शाह, मुझे ये बताइए, आपका कनेक्शन कट गया था, मेरा सवाल वही है। छठ की तारीखें तो हमें मालूम होती है ना। यह भी मालूम है कि डूबते अर्घ को डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो ये तैयारियां क्यों नहीं की गई? आप डुबकी लगा सकते हैं इस पानी में? ईमानदारी से बताइएगा जैस्मिन शाह। संदीप जी, छठ पर्व या कोई भी पर्व यमुना के तट पे नहीं मनाया जाएगा। ये हमारी सरकार का डिसीजन नहीं है, एनजीटी के ऑर्डर्स हैं जिसका पालन डीडीएमए ने किया है। अब ये भी पूछ लिया जाए कि डीडीएमए, आपने एक क्लिप बताया, मैंने देखा शुरुआत में, मनोज तिवारी ने कहा डीडीएमए ये, डीडीएमए वो बखूबी जानते हैं कि डीडीएमए के जो मुखिया हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो भाजपा की केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं।
तो उनको अगर करवाना होता, इस पे अगर राजनीति नहीं करनी होती, अगर आस्था के महापर्व में लोगों के साथ खड़ा रहना होता, तो वो जाते और डीडीएमए से अपने पक्ष का ऑर्डर दिलवा देते, लेकिन उनको ये नहीं करना था। दूसरी तरफ मतलब ना ये बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स हो रही है। एक सेकंड जास्मीन, एक सेकंड रुकिएगा। मैं बड़ा एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, खुद से भी मैंने ये पूछा। ये डीडीएमए किसके मातहत है, कहां से ऑर्डर आए, एलजी की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, ये यमुना साफ क्यों नहीं है? आपकी कोई जिम्मेदारी है क्या? छठ के लिए छुट्टी की घोषणा कर देते हैं, आप अपनी माता या अपनी सिस्टर या अपनी वाइफ, मैं अपने आप से भी यह सवाल पूछा है, क्या मैं उन्हें डुबकी लगाने देता इस पानी में आस्था के नाम पर भी? संदीप जी, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। हाँ। छठ पे मेरा जो जवाब था वो अधूरा रह गया, और फिर मैं यमुना के प्रदूषण पे आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे खुशी है कि आपने इसको टाइम देते हुए इसकी डिटेल में आप चर्चा करना चाह रहे हैं। छठ पे आज आम आदमी पार्टी सरकार ने 800 अस्थायी घाट बनाए हैं दिल्ली के अंदर, जिसके जरिए लोग अच्छे से छठ के महापर्व को मना सकते हैं। भाजपा की बीजेपी की यहाँ की जो एनसीडी की सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने लोगों को भड़काना, नियम कायदे कानून तोड़ना। आपको पता है कि फायर क्रैकर पे जब बैन हाईकोर्ट ने लगाया था, इसका सबसे बड़ा उल्लंघन किसने किया? भाजपा ने किया। तो ये बड़ी बड़ी बातें इनकी होती है, कायदे कानून या काम ग्राउंड पे इनका कोई नहीं होता। अरे अगर लोगों की आस्था है, पानी साफ क्यों नहीं है? सवाल ये है। यमुना के प्रदूषण पे आ जाते हैं। हाँ संदीप जी, यमुना के प्रदूषण के मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे आपको ये बताना, और ये आंकड़े उन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं बताया, बस यही कहा कि 15 साल में हमने बहुत काम किया। आंकड़े मैं आपके सामने आज लाके आया हूं कि 2015 में केवल 55% जो दिल्ली का पानी था वो ट्रीट होता था, बाकी सारा अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्ट यमुना में डंप होता था। पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है केजरीवाल सरकार के अंदर, और ये जो आंकड़ा है 55% जो था वो अब 85 to 90% पहुंच गया है, जिसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। और जो अनऑथराइज कॉलोनी है, कुल 900 के करीब अनऑथराइज कॉलोनी में सीवेज पाइपलाइन बिछाई गई है। 2015 में 15 साल इनकी सरकार की, इन्होंने केवल 20 या 25 कॉलोनी में पाइपलाइन लगाई, हमने 1000 में लगाई है। जास्मीन, आंकड़े आप बहुत दे सकते हैं। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, ना 1 मिनट रुकिए ना, आप ही से मुखातिब हूं। आंकड़े आप पूरा प्रोग्राम निकाल सकते हैं, आंकड़े बताएंगे। ये जो तस्वीरें हैं, वो पुरानी कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये आप कितने आंकड़े बता दीजिए। ये जो झाग हैं, ये कोई निरमा साबुन के या घर में आप साबुन लगाकर नहाते हैं वो झाग नहीं है, ये प्रदूषण के झाग हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? तो तस्वीरें ये कह रही हैं संदीप जी कि कुल 770 एमजीडी का पानी जो यमुना में आता है दिल्ली की सीमा के अंदर, इसमें 150 एमजीडी का हिस्सा यूपी और हरियाणा का है। और ये मैं नहीं कह रहा, सीपीसीबी जो केंद्र सरकार की एजेंसी, वो खुद कहती है कि ये जो 150 एमजीडी एब्सोल्युटली अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट यूपी और हरियाणा की सरकारें इन यमुना की नदी में डालते हैं। दूसरी एक मैं चीज आपको बता दूं, ये ज्यादा से तस्वीरें ओखला बैरेज की है। आपको और आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि ओखला बैरेज पूरी तरह से यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो उन्होंने क्या किया, अब तक क्या कर रहे हैं? मैंने तो बता दिया, हमने इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, इतनी पाइपलाइंस लगाई, और हमें उम्मीद है मतलब नदियों को भी बांट देना हम, जैस्मीन, नदियों को भी बांट दे। दिल्ली वाला हिस्सा यमुना का दिल्ली सरकार का है, यूपी वाला यूपी सरकार का, हरियाणा वाला हरियाणा सरकार का। ये साझा मुहिम होनी चाहिए ना, पानी तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। संदीप जी, मुझे आपने बहुत, और यही हमारी जो समस्या रही है और देश की ये दुर्गति जो हुई है कि एयर पोल्यूशन का जब मुद्दा हो तो कभी भी हम 4 या 5 स्टेट साथ में नहीं बुलाएगी केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर या एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग्स नहीं लेंगे। यमुना के मुद्दे पे मुझे बताइए कि जल शक्ति मंत्री हैं हमारे, बहुत चिट्ठियां लिखते हैं और ट्विटर पे गालियां देते हैं, कितनी मीटिंग्स बुलाई उन्होंने जिसमें यमुना के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं, मैं बोल रहा हूं केवल यूपी, हरियाणा और दिल्ली के स्टेट्स की बात कर लीजिए, ये मुद्दे पे जल बोर्ड ने यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट को ढेरों पत्र लिखे हैं कि ये आपका जो पानी आता है इसके मापदंड है, इसके सारे फैक्ट्स और डेटा है। एक काम उन्होंने नहीं मतलब किया। मैं समझ गया। राजेंद्र सिंह को स्क्रीन पर लाइए। राजेंद्र भाई, हास्यास्पद है ना ये स्थिति, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं।
जी हमने तो कहा छठ मनाने देंगे, ये तो डीडीएम में तो एलजी के मातहत है, नमामि गंगे सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ये हमारा पानी ये तो यूपी से आता है, यूपी से टॉक्सिक वेस्ट वहां डाल दिया जाता है या हरियाणा से डाल दिया जाता है। स्कूल से कॉलेज होते हुए 25 साल पत्रकारिता कर ली और गंगा और यमुना का वही हाल है। ये और अब आज आप इस दलगत राजनीति के खेल में सबके सवाल और सबके जवाब सुन रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि जो लोग इनको सत्ता देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वो हमारे साझे भविष्य के जो काम हैं उनका साझा मिलके इंतजाम करें, और ये साझेपन को इसलिए नहीं निभाते क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग अपने अपने हिस्से बांट के इनको अपने बचाने के लिए बोलने की जगह मिल जाती है। तो जब हम टुकड़ों टुकड़ों में बात करते हैं तो हमारी बोलने की जगह हमारे लिए बन जाती है। मैं जल्दी से दो छोटी बातें आपको फैक्चुअल बताना चाहता हूँ। देखो, यमुना का काम तुमने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताई कि 14 जनवरी 1986 गंगा एक्शन प्लान, और फिर 2014 में नमामि गंगे। ये जो सारे प्रोजेक्ट चले, इन सब प्रोजेक्ट में जब तक इनको लगता है कि हमें वोट दे देगी गंगा, तो गंगा के लिए कुछ ना कुछ ये अनाउंस करते हैं, और फिर वोट जब इनको लगता है कि अब तो वोट नहीं मिलेगा गंगा से, तो फिर अपने स्टैंड बदल देते हैं। आपको पहली बार जब भारत का प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव लड़ने गया तो उन्होंने कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं अब गंगा से कुछ लूंगा नहीं, गंगा को दूंगा। वो जानते थे कि हमने उनके कहने से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की ने भी और मैंने भी उनकी बात मानी और हमने अपना आंदोलन थोड़े दिन के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार 30 साल में नहीं कर पाई पहली सरकार, हम 3 महीने में कर देंगे। आपको मालूम है गंगा की हालत और बद से बदतर होती चली गई। क्यों होती चली गई? क्योंकि गंगा की बीमारी जो है वो अविरलता और निर्मलता की है। उसको पानी चाहिए, उसको पर्यावरणीय फ्लो चाहिए। तो ये कभी भी पर्यावरणीय फ्लो देने की बात नहीं करेंगे, कभी गंदे नालों को उसमें गंदा पानी ना जाए, उसको रिवर और सीवर को सैचुरेट बनाने की बात कभी नहीं करेंगे। ये वैसी बातें करेंगे जिससे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के, थोड़े से टुकड़े ठेकेदारों को, थोड़े से कंपनियों को बांट के ये अपना रास्ता आगे निकाल लेते हैं। आपको मालूम है आज गंगा की हालत क्या है? प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन तक गंगा की अविरलता के लिए जो वायदा इन्होंने 2013 में किया था उसको केवल याद दिला के मनवाने के लिए अपने प्राण देकर चले गए। लेकिन गंगा की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो रही है। क्यों हो रही है खराब? क्योंकि गंगा की बीमारी हृदय रोग की है और गंगा का इलाज करने के लिए इन्होंने दांतों का डॉक्टर लगा दिया है, और दांतों का डॉक्टर भी गुजरात से ले आए हैं जो घाटी बनाने का काम कर रहा है। तो जब आप गंगा की या यमुना की बीमारी को देखकर उसका इलाज नहीं करेंगे और इलाज के नाम पर डॉक्टर लगाएंगे, ऐसा डॉक्टर लगाएंगे जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जिससे आपका थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होता रहे, पड़ोसियों को यह भी दिखता रहे कि ये गंगा के लिए काम कर रहे हैं, गंगा के लिए 20,000 करोड़ का इंतजाम हुआ है। नहीं, वो इंतजाम कहाँ हुआ? उसमें से आवंटित तो 15,000 करोड़ हुए, आवंटित हुए, पर इस्तेमाल किए गए 10,000 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल, इससे प्राथमिकता दर्शाती है ना। बांटे गए संदीप भाई, 10,000 करोड़ भी इसलिए बांटे गए, किन हाथों में गए वो देखो ना, किस काम में लगे वो देखो ना। मैंने कहा कि गंगा माँ की बीमारी हृदय रोग की थी और वो जो 10,000 करोड़ खर्च किए वो भी गंगा माँ का दांतों का जबड़ा चढ़ाने के लिए, कहीं घाट बनवाने के मतलब लिए, कॉस्मेटिक स्टेप्स लिए गए। मतलब समग्रता नहीं है जो आप कह रहे थे। गोमुख से हरिद्वार फेज 1, फिर हरिद्वार से उन्नाव, फिर उन्नाव से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से झारखंड की सीमा, फिर झारखंड की सीमा से बंगाल की खाड़ी। समग्रता से क्यों नहीं कर रहे हैं? तोड़ तोड़ कर कहीं कहीं जहां दिखावा करना है वहां करने लग जाते हैं क्या खर्च? संदीप भाई, ये गंगा को, यमुना को टुकड़ों टुकड़ों में, तालाबों में बांटकर, घाटों में बांटकर उसके टुकड़ों टुकड़ों में इलाज करना चाहते हैं। जब गंगा एक शरीर है तो उस पूरे शरीर का इलाज जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उस इलाज के बारे में
मनु भटनागर साहब, कोई सोच भी रहा है क्या? यमुना एक्शन प्लान अब गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में परियोजना में आ गया है, लेकिन यमुना में भी जो बात अभी जैस्मिन ने कही, दिल्ली में 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यमुना की तथाकथित सफाई के लिए। यूपी में 3 प्रोजेक्ट, हरियाणा में 2 प्रोजेक्ट, हिमाचल में 1 प्रोजेक्ट। सबको मिलकर करना होगा ना। नमस्कार जी, ऐसा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जरूर चल रहे हैं, मगर ये सबका जो है एक जेस्टेशन पीरियड है, और ये जो है इनका नतीजा जो है कुछ टाइम के बाद आएगा, मैं ये समझता हूं। मगर बहुत चीजें हैं जो की जा सकती हैं, क्योंकि गंगा को जो है वो बेसिन लेवल पे हमें देखना पड़ेगा, केवल हम एक एक नदी को ना देखें। अब वो अप्रोच आने लगी है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों पे काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं समझता हूं जो दिल्ली के बाहर ही है, और वो ये है कि लैक ऑफ फ्लो, नदी में पानी ही नहीं है। ताजेवाला बराज पे आप बहुत सारा पानी ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना कैनाल में निकाल लेते हैं, वजीराबाद पे आप दिल्ली के लिए पानी और निकाल लेते हैं, ओखला बराज पे आप गुड़गांव और आगरा के लिए निकाल लेते हैं। तो नदी बह कहाँ रही है? नदी में जो पानी है वो निरा गंध बचा है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं रह रहा है। तो इस चीज के लिए भी काम करना पड़ेगा। दूसरा, सबसे आप लोग ने देखा क्यों हम लोग एकदम से एक्साइट हो गए हैं, क्योंकि झाग हमें इतना ज्यादा नजर आ रहा है। झाग की सोर्स क्या है? झाग की सोर्स सबसे बड़ी है फॉस्फेट। दिल्ली में इंडस्ट्री कम है, डोमेस्टिक सीवेज ज्यादा है। ये अफसोस की बात है कि भाई इतने प्रयास के बाद भी अभी हम पूरी मात्रा में अपनी सीवेज को नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं। उस जो सीवेज है उसमें डिटर्जेंट यानी, और डिटर्जेंट से फॉस्फेट बहुत आ रहा है नदी में, और जब वो ओखला बराज से 15 फुट नीचे गिरता है तो झाग खूब पैदा होता है, वो हमें नजर आता है। अगर नदी में ऑक्सीजन है क्या? नदी में ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जब हम फ्लो को भी एड्रेस करेंगे और हम अपनी सीवेज ट्रीटमेंट को भी पूरी तरह एड्रेस करेंगे। इसमें टाइम लगेगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि इंटरसेप्टर चैनल जो है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें वो समय से पीछे चल रहा है। कितना समय लगेगा? 86 से गंगा एक्शन प्लान शुरू हुई। मैं स्कूल में था मनु साहब, मैं स्कूल में था, कॉलेज आते आते यमुना एक्शन प्लान शुरू हुई। अब मैं अर्धशतक मारने की तैयारी कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, और गंगा यमुना वैसी ही है। नहीं, वो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एक बात ये भी है, क्योंकि जब 86 में ये प्लान शुरू हुआ, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। जितना मतलब आप पैसा लगा रहे हैं, प्रॉब्लम भी उसी के साथ बढ़ रही है। अब आप जैसे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस का टाइम था तो इतनी सीवेज एक मात्रा थी जहां तक सीवेज जनरेट होती थी। अब यह है कि ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ गई है, मगर सीवेज जनरेशन भी उससे ज्यादा बढ़ गया है। आखिरकार लोगों की तादाद बढ़ रही है और पानी जो यूज हो रहा है वो भी तो बढ़ रहा है। नहीं, हम सपने और वादे ऐसे करते हैं कि अब 2 साल के भीतर कि आप पानी अपना नल खोलेंगे और जैसा यूरोप में है और देशों में है सीधा पानी पी लेंगे। ये आरओ के सहारे नहीं जिंदगी कटेगी, जो हमने काट दी, आपने काट दी। नल में साफ पानी कैसे आ जाएगा? नदी में साफ पानी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि नदी में सबसे ज्यादा यमुना में सीवेज कहां से आ रही है? वो दिल्ली में आ रही है, जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है वजीराबाद के नीचे ओखला तक, ठीक है। उससे पहले पानी इतना खराब नहीं है, बल्कि ठीक ही है। और उसके बाद जो है नदी में पानी नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि हर जगह से हम ओखला से निकाल लेते हैं, वजीराबाद से निकाल लेते हैं। तो इसमें ये जो है हमें ये भी देख, अच्छा दूसरी स्टेट से जो आ रहा है, जैसे यूपी से हिंडन कट कैनाल से आ रहा है, ये आपका नॉर्थ से जो है वो ड्रेन नंबर 6 कुंडली एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, और बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का ये मुंगेशपुर ड्रेन से होता हुआ नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू दिल्ली के ये यमुना पे पड़ रहा है। तो काम तो सभी को करना पड़ेगा और वॉर काम सभी को करना पड़ेगा। काम हो भी रहा है, परियोजनाएं बन भी रही हैं। रमा रावता जी, अब मुझे ये बताइए, आप नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में बतौर एक्सपर्ट काम कर चुकी हैं। मैं थोड़े बाहर विदेश के भी उदाहरण हमारे पास है ना। जर्मनी में राइन नदी वो भी इतनी ही या इससे ज्यादा गंदी थी।
अब आप उसके पानी का बाकायदा आचमन कर सकते हैं। यह काम अमेरिका में भी किया गया। यहां वो ऐसा कौन सी बड़ी दिक्कत आ रही है, वो कौन सी रॉकेट साइंस है, औरों को समझ में आ गई, हम अपने देश में लागू नहीं कर पा रहे। ऐसा है संदीप भाई कि हमारे यहाँ पैसा भी है, वेल्थ है, नॉलेज है, स्किल है, लेकिन विल पावर और मॉरल पावर ना तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में है, ना ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स में है, ना ही हमारे एक्टिविस्ट में भी है, और ना ही हमारे प्रीचर्स और टीचर्स में है। तो अभी हम लोग जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में थे, या हम लोग उमा भारती जी के साथ थे, मैं एडवाइजरी में, तो हम लोगों ने ये कहा था कि विदाउट हैविंग ए लॉ प्रोटेक्टिंग रिवर राइट्स ensuring throughout the country it is not possible। हाँ, क्या था? फर्स्ट, पॉलिसी ऑफ जीरो डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, पॉलिसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एनवायरमेंटल फ्लो इन रिवर्स, एंड थर्ड, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्टिव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स। It would not be possible to rejuvenate our great river mothers। और ये दुनिया में हो चुका है, लेकिन हमारी कंट्री में इम्पॉसिबल है। अभी जो कुछ भी करेगी वो मदर नेचर, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट पॉलिसी है वो ही रॉन्ग है, वो सस्टेनेबल नहीं है। अभी जो आईपीसीसी की मीटिंग्स हो रही है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इरिवर्सिबल फ्लड, डेडली फायर, डेडली फ्लड्स, तो ये सब क्या है? फिर भी हमारे लोग जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उसको कुछ परवाह नहीं है। ये आते हैं, वो चले हमारी जाते हैं, प्राथमिकता ही नहीं है। रमा, आप ये कह रही हैं हमारी प्राथमिकता नहीं है कि हमारी नदियां साफ हो, जबकि हम नदियों को पूजते हैं, इनको माँ मानते हैं। ये कैसी पूजा है कि हमारी माएं ऐसे गंदगी हमें सामने दिखाई दे, उन्हें माँ कह रहे हैं हम जिसे माँ कहते हैं या हम जिसे पूजते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी वही है। आप मंदिरों में देख लीजिए, मठों में देख लीजिए, और हमारे देश की नारी की दशा देख लीजिए। जिसको पूजते हैं, माँ कहते हैं, उसका ही दुर्दशा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रोटेक्टिंग रिवर राइट्स नहीं बनेंगे, हमारा जीरो डिस्चार्ज इनटू रिवर्स का पॉलिसी नहीं बनेगी, पॉलिसी मेंटेनेंस एंड एडिक्वेट एनवायरमेंटल फ्लो इन द रिवर एंड एक्टिव फ्लड प्लेन्स, इसकी पॉलिसी बनाइए तो हम कोर्ट के द्वारा कम से कम कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 135 किलोमीटर नो गो एरिया हम लोगों के टाइम में कराया था, राजेंद्र भाई को पता है, हम सब मिलके बहुत लड़े थे, राजेंद्र भाई जानते हैं। और उसके बाद हुआ, आज 135 किलोमीटर सिर्फ ग्लेशियर से भागीरथी का नो गो एरिया है, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते थे कि तीनों रिवर, तीनों ग्लेशियर में हो, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी में, लेकिन क्या होता है जब हम लोग काम करने आगे बढ़ते हैं, सुनिए, तो क्या होता है, कभी मिनिस्टर का तबादला कर दिया जाता है, कभी ये ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया जाता है। यही हुआ है मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के साथ में, और यही हुआ है उमा भारती जी के साथ में। उमा भारती जी भी चाहती थी, ऐसा नहीं है, वो बहुत चाहती थी, हम लोगों ने बहुत प्लान किए, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे, इंप्लीमेंट होने लगा, तो कभी सेक्रेटरी, तो ये दशा है हमारी। जैस्मीन, क्विक कमेंट चाहूंगा। जिसे मां कहते हैं उसी का अपमान कर रहे हैं हम। नीति हमारी है नहीं, ये एक्सपर्ट्स के कड़वे बोल हैं। आम आदमी समझ नहीं पाता खेल क्या हो रहा है, नदियां गंदी क्यों हैं। आस्था है, डुबकी लगानी है, चला जाएगा, और आप अपनी राजनीति चमका लेंगे। नहीं संदीप जी, ये एकदम सही कह रहे हैं कि प्रदूषण नदियों का हो या वायु का हो, कभी भी इस देश में पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं बन पाया है। लेकिन मैं दिल्ली सरकार की तरफ से केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारी इकलौती सरकार है और इकलौते मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक टाइम बाउंड टारगेट रखा है कि 2025। देखिए, ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन जितना पैसा, जितना कोऑर्डिनेशन दिल्ली के अंदर हमारे हाथों में है, हम वो करेंगे, और 2025 तक की हमने एक तय। चलिए, आपने 2025 की टाइमलाइन बना दी। मुकेश शर्मा,
आप भी दुनिया घूमे हैं, मैंने जर्मनी का इसलिए राइन नदी का उदाहरण दिया। आपने देखी होगी राइन एक नाला बन गई थी, और आज ऐसा पानी हम क्यों नहीं कर पा रहे? प्राथमिकता नहीं है ना हमारी। नदियों के नाम पर राजनीति कर लेंगे, मां बताएंगे कुछ राशि की घोषणा कर देंगे और बात खत्म। संदीप जी, मैं मन्नू भटनागर जी और बहन जी और सब लोगों को अच्छे से सुन रहा था। मैं मन्नू भटनागर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो इंटरसेप्टर वाली उन्होंने बात कही है, यास्मीन भाई बताने की कृपा कर सकते हैं कि 265 किलोमीटर सीवरेज लाइन इंटरसेप्टर बनकर चालू होनी थी मोहन गार्डन की वेस्ट दिल्ली की। क्या यास्मीन जी दिल्ली के लोगों को, वेस्ट दिल्ली के लोगों को बता पाएंगे वो इंटरसेप्टर बन गया? अरे आप लोगों ने पॉलिटिक्स करके उस सीवर को खुले नजफगढ़ ड्रेन के अंदर छोड़ दिया है। जिस मुंगेशपुर ड्रेन की अभी मन्नू भटनागर जी जिक्र कर रहे हैं, भादागढ़ वाला और इंडस्ट्री वेस्ट, मैं आपको कहना चाहता हूं जो दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाए थे, वहां पर आज तक इफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं लगे हैं। आप कौन सी बात, आप दिल्ली के लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दीजिए। एडवर्टीजमेंट की सरकार है दिल्ली की, भारत की सरकार, यही है दोनों क्या? सरकारें एक मिनट गोपाल बाबू, दिक्कत यही है क्या? तेरी नदी मेरी नदी, अरे ये हमारी नदी है, हम इनको अपनी मां कहते हैं, इन्हें पूजते हैं, तो साझा प्रयास क्यों नहीं होता? देखिए संदीप जी, ये सारे सॉल्यूशन रामा राव जी को भी मैं अच्छी तरह संपर्क में रहा हूं। मैं भी उस एडवाइजरी बोर्ड में था, मैं भी पानी पे काम करता हूं, जलाधिकार फाउंडेशन हम चला रहे हैं। देखिए संदीप जी, एक चीज है, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, कई रिपोर्ट्स भी हैं, कई है। एक्चुअली हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। आज आप अकाउंटेबिलिटी से ही भाग रहे हैं। आज अगर यमुना में जिस तरह की स्थिति है, छठ उत्सव की बात हम कर रहे हैं, छठ उत्सव मनाने के लिए क्या स्थिति है? प्रॉब्लम्स तो बहुत है देश में, सालों साल से चले आ रहे, चलते रहेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी अगर सरकार यहाँ पे है तो उसकी जिम्मेदारी है, इसको आप सभी की जिम्मेदारी है ना। विल पावर की कमी है, नैतिक बल की, सरकार की जिम्मेदारी है, मॉरल पावर की, सरकारें हैं ना। एक भाई कोई ऐसी नदी नहीं है ना गोपाल बाबू की एक ही राज्य में वो आती है, कई राज्यों से होकर निकलती है नदियां। संदीप जी, जिसको जो करना है तो सरकार करेगी ना। ये कैसे कह रहे थे कि हम पानी रोक देंगे हरियाणा और उसका पंजाब का, ये कर देंगे। जब आप ये बातें करते इसे साझा मुहिम कब बनाएंगे हम? साझा मुहिम क्या, आप ये सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। दिल्ली में छठ की समस्या है, धार्मिक स्थल का बनाने का आपको 1 साल से पता है, समस्याएं पता है। आज आप सही ढंग से नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी कहकर जनता से माफी मांगिए। वही तो प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी किसकी है? और क्या ये साझा जिम्मेदारी नहीं है? उसमें हमारी भी भागीदारी है। गंदगी हम भी फैलाते हैं। डीएनडी में पार करता हूं तो गाड़ियां रुकी हुई होती हैं और पूजा का सामान और कचरा वो सीधा नदी में डाल देते हैं, और इन्हीं को हम मां कहते हैं, इन्हीं को पूजते हैं। फिर झाग भरी तस्वीरें आती हैं तो हल्ला काटते हैं कि कितनी प्रदूषित हो गई। पर क्या ये कभी हमारी प्राथमिकता बनेगा, या आस्था के नाम पर हम यूं ही राजनीतिक प्रदूषण फैलाते रहेंगे? इस बारे में सोचिए और छठ मनाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।